हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस पेपर की, जो कि हमारा 2017 का जीके का पेपर है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2017 में जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी, तो आप हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। एक है जहां पर मैं आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, दूसरा डिस्कशन ग्रुप है, तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दांडी यात्रा शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम। बताइए। और इसके रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन हो आपको तो वो भी बताइएगा, कब शुरू की, डेट क्या थी, इनके साथ कितने लोग थे। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको हो तो जरूर बताइए, नहीं तो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है। देखिए, दांडी यात्रा की शुरुआत की बात करें तो ये इन्होंने शुरू की थी साबरमती आश्रम से, जो कि हमारा अहमदाबाद में है। और ये इन्होंने यात्रा शुरू की थी, वो नोट कर लीजिए आप, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू की गई थी साबरमती आश्रम से। और इसमें इन्होंने कितने लोग थे? 78। ठीक है, 78 साथी थे इनके, जो कि इस सत्याग्रह के लिए प्रस्थान हुए थे। और ये 24 दिन की लंबी यात्रा थी, जो कि 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे, वहां खत्म हुई थी। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने मुट्ठी भर नमक लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो वो हुआ था हमारा 1930 में ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। होप यहाँ पर आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध वाद आईएनए मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? अब सुप्रसिद्ध वाद जो था आईएनए, उससे जुड़ा जो अधिवक्ता थे वो कौन थे? भूला भाई देसाई, आसिफ अली, सुभाष चंद्र बोस या फिर सी राजगोपालचारी। बताइए। देखिए, यहाँ पर एनए मुकदमे की बात की गई है, तो ये थे भूलाभाई देसाई। और इनके साथ कौन कौन थे तो वो भी नोट कर लीजिए। इस मुकदमे की पैरवी की थी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूलाभाई देसाई, इन सब ने मिलके की थी। और भूलाभाई देसाई जो थे वो इस अध्यक्षता में वो सॉरी इस वकीलों के जो समूह थी उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। और ये 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी करने के लिए किया गया था। तो अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन से आपको ये लगेगा कि ये कौन सा मुकदमा है और ये क्यों पूछा गया है। तो ये हमारा आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ मुकदमा था, जो कि 1945 में लाल किले में अ, के रूप में, मतलब लाल किले में जो आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के जो प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था उसकी पैरवी के लिए इन्होंने ये काम किया था। और इनका नाम था भूलाभाई देसाई, जो कि मैंने आपको बताया कि इनके साथ 3 लोग और थे, कैलाश नाथ काटजू, नोट कर लीजिए, सर तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये था इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का वार्षिक अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929 और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। बताइए। स्वतंत्रता की जो नवगृहित तिरंगा थी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में उसको फहराया गया था? बहुत घुमा के क्वेश्चन कर दिया है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि पहली बार तिरंगा कहाँ पे फहराया गया था स्वतंत्रता के बाद। करें। देखिए, अगर हम यहाँ पे तिरंगा फहराने की बात करें तो सबसे पहले फहराया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। और ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये ऐतिहासिक कार्य हुआ था। इससे जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य लक्ष्य की घोषणा की थी। और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराया, और वो झंडा हमारा क्या था? वो था तिरंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृदेवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता? बताइए। मातृ देवी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत जल्द अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, बीच बीच में हम इनसे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए दोपहर को 12 बजे, ठीक है, हम इम्पोर्टेंट क्लासेस रख रहे हैं। उस इम्पोर्टेंट क्लासेस में हम अपने नोट्स भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ जो भी प्रीवियस पेपर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप वो भी जरूर देखिएगा। कल की हमने क्लास में 2017 का ही हिंदी का पेपर डिस्कस किया था, ये जीके का पेपर है। डेली 12 बजे एक स्पेशल क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और जो पहले की क्लासेस हमारी इवनिंग में चलती हैं वो उसी तरह से चलती रहेंगी, ठीक है। जैसे कि 7:30 बजे हमारी कॉमर्स की क्लास होती है, 9 बजे इंग्लिश और जीके, ये ऑल्टरनेटिव डेट्स पे चलेगा। अब एक दिन जीके होगी और एक दिन इंग्लिश होगी। रीजनिंग का हम अभी टाइम बना लेंगे, वैसे रीजनिंग का हमारा कोर्स काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी रीजनिंग के लिए भी मैं आपको टाइम बता दूंगी कि रीजनिंग की क्लास कब से चलेगी, ठीक है। तो आप टाइमली देख लीजिएगा सारी क्लासेस और अपनी प्रैक्टिस बना के रखिए क्योंकि आपका 19 मई को पेपर है। हो गया आंसर इसका। देखिए अगर हम यहाँ मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है इसकी बात करें, आर्य सभ्यता हो गई, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहाँ व्यापक रूप से प्रचलित थी, यानी कि हड़प्पा से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। अब आप हड़प्पा मैंने आपको बोल दिया, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो हड़प्पा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मृण मूर्तियों, मुद्राओं आदि पर आकृतियां, इनसे चित्र उभरे मिलते हैं जिसमें नारी उपासना के प्रचलन के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। अब है किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, यानी कि किसके प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ? बताइए। देखिए जो यहाँ पर अशोक की बात की गई है, तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था वो किया था उपगुप्त संत थे उनके प्रभाव में आकर। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार ये कहा गया है कि अशोक को उनके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तत्पश्चात मुगली लुप्तिस प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया, यानी कि अलग अलग बातें हैं, कहीं कुछ कहा गया है कहीं कुछ कहा गया है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो उपगुप्त है। और अगर ऑप्शंस में ये भी दिया जाता है कि निग्रोध, कौन सा? निग्रोध, ठीक है। अगर उपगुप्त की जगह निग्रोध दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ये बात की गई है कि निग्रोध नामक भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और कुछ लोगों का कहना है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को इनका इसका श्रेय जाता है। तो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में निग्रोध है तो उसको टिक करिए और उपगुप्त है तो उसको टिक करिए, ठीक है। वैसे दोनों नहीं आएंगे एक साथ में। नेक्स्ट देखिए। देखिए मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं बाकी सारी चीज़ें और इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि प्रीवियस पेपर करने का एक मेथड ये भी होता है कि जब भी आप प्रीवियस पेपर करें तो उसमें जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस कर लें, क्योंकि एग्जाम में जो इस बार ऑप्शंस हैं वो अगली बार क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, यानी कि घुमा के दे देते हैं क्वेश्चंस को, ऑप्शंस बना देंगे ऑप्शंस को क्वेश्चंस। इसलिए मैं आपको डीपली बता रही हूँ। यूं मैं आपको बस डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकती, ठीक है। तो अगर आपको टाइम लगता है, ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो आप बाद में जब ये ऑफलाइन हो जाएगी तब देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा या फिर सिखों द्वारा? बताइए। देखिए दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था। ये कहा जाता है कि भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत के में पर ये दिलवाड़ा मंदिर है और इसका निर्माण किया था जैनों द्वारा।
इसलिए इसे जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया था। यहाँ पे आपको जैन मंदिर भी मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव, कल्हड़, कालिदास या फिर राजा राव? बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, गीत गोविंद जो है इसके लेखक थे जयदेव। इस पुस्तक में इन्होंने कृष्ण की गोपियों संग लीला की वर्णना की है, किस तरह से उन्होंने गोपियों के संग लीला की थी, और इन गोपियों में सबसे ज्यादा राधा के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश? बताइए। देखिए, यहाँ पर बात करें खलीफा से किस प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की, तो वो थे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जियाउद्दीन बर्नी के कथानुसार, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, यानी कि धर्म के ऊपर राज्य का नियंत्रण कर रखा था। और अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है। वो खुद को क्या कहता था कि मैं ईश्वर का, पहले उसने खुद को ईश्वर कहा, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, फिर उसने कहा कि मैं ईश्वर का एक प्रतिनिधि हूँ। ठीक है। प्रतिनिधि मात्र हूँ। खुद उसने खुद को ईश्वर की जगह रखा। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा से भी किसी प्रकार की कोई अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? देखिए, यहाँ पर बात करें तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र सबसे निकटतम ग्रह है पृथ्वी के, और इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। और अगर इसके घनत्व, आकार और व्यास की बात करें तो ये पृथ्वी के समान ही है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। यह चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य के पास भी है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें याद कर लीजिए। भोर का तारा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सांझ का तारा पूछा जाता है। तो ये सारे कौन है? शुक्र ग्रह हैं। ठीक है। फिर है, निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है? मंगल, नेपच्यून, बुध या प्लूटो? किसका अपना उपग्रह नहीं है? बताइए। अब देखिए, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था शुक्र शुक्र का अपना उपग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो एक और याद कर लीजिए, बुध और शुक्र, इन दोनों के ही अपने उपग्रह नहीं है। अब उपग्रह क्यों नहीं है, इसका रीजन भी मैं अभी आपको ऊपर बताया था कि ये सूर्य के बहुत नजदीक है, इसलिए इनके कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के निकटता के कारण इनका उपग्रह नहीं है। ठीक है। और शुक्र को ज्यादा चमकीला भी क्यों कहा जाता है, गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूर्य के निकट है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी? बताइए। यहाँ पर बात की गई है वायुमंडलीय दशा के लिए। देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोलॉजी। और भी देख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी नोट कर लीजिए, एग्जाम में सिस्मोलॉजी तो बहुत पूछा जाता है। हो सकता है कि नीचे भी पूछा हो, सॉरी, नीचे नहीं पूछा हो, मुझे अभी थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, सिस्मोलॉजी जो है वो आपका 2020 में आया था। ठीक है। तो ऑप्शंस भी पूछ ले जाते हैं, तो कोई भी ऑप्शन स्किप मत करिए, एस्ट्रोलॉजी लिख लीजिए। एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं उनकी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए होती है एस्ट्रोलॉजी।
मेट्रोलॉजी हो गई, वो वायुमंडलीय दशा के अध्ययन की, सिस्मोलॉजी हो गई हमारी भूकंप और उनके तरंगों का अध्ययन करना, और एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांडीय वस्तुओं की गति का मानव के साथ संबंध। यानी कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जाते हैं और वो ये देखते हैं कि वहाँ पे जीवन है या नहीं, इंसान किस तरह सांस ले सकता है, मतलब मानव के साथ किस तरह संबंध है, ये देखा जाता है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम, बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आसाम। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। यह द्वीप जो है वो असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में अवस्थित है, और यह द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से बना है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है इस बार कि माजुली द्वीप कैसे बना है। तो ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण से बना है, और ये आसाम के जो राजधानी गुवाहाटी है उससे 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, अब है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोकण तट या फिर उत्तरी सरकार सिरकार, बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोकण तट। पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है वो हमारा कोकण कहलाता है। पश्चिमी तट में अवस्थित जितने भी मैदान हैं गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जो जाते हैं, यह 1600 किलोमीटर लंबे होते हैं। और इनकी इसमें कौन कौन से राज्य ये आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इसमें आते हैं। ठीक है, कितना है? 1600 किलोमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है कोकण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? साल, पीर, यूकेलिप्टस और टीक, बताइए। क्या पाए जाते हैं नीलगिरी में सामान्य रूप से? जल्दी आंसर करिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीलगिरी में प्राकृतिक घास, भूमि, झाड़ियाँ ये बहुत मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे शोला वन बहुतायत पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो ह्रास होता है गहन कृषि और बहुत से यातायात के साधनों द्वारा हुआ है, यानी कि अभी कम हो गए हैं। और यहाँ के वनों के ह्रास में सबसे ज्यादा क्या है वो है वाणिज्यिक रोपण, और यूकेलिप्टस जैसे वनों की भूमि का अहम है। यानी कि इनके कारण यूकेलिप्टस हो गया, वाणिज्यिक यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी यहाँ पर इनकी कमी हो गई है। तो सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस। अब देखिए यहाँ पर आपको सही युग्म चुनना है। चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना और मानस, ब्रह्मपुत्र, बताइए किसकी क्या क्या सहायक नदी हैं? कौन सा सही युग्म है? केवल तीन, एक दो, दो तीन या ये सभी? बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए इसमें जो सही युग्म है वो है केवल तीसरा, जो कि है मानस और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस। अब देख लीजिए एक बार यहाँ पर आप नोट कर लीजिए गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो देखिए गंगा की सहायक नदी आप नोट करिए, गोमती, सोन, घाघरा, कोसी और महानदी, ये गंगा की सहायक नदी हैं। अब बात करें यहाँ पे यमुना की, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, केन और वेतवा। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की है मानस, लोहित, दिवांग, दिहांग आदि। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब आपको ये बताना है यहाँ पर जो चंबल है वो सहायक नदी किसकी है, यानी कि इसकी मुख्य नदी क्या है और सोन की मुख्य नदी क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आधनों की उपलब्धता, भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता, या फिर कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। बताइए। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? जल्दी कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर आवश्यक आदानों की उपलब्धता, उपलब्धता कैसे यहाँ पर उत्तरदायी हो सकती है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उपलब्धता अगर हम बात करें तो उपलब्धता तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे सहकारी कृषि हो सकती है, भूमि के उपभागों और उसकी अधिकारिता हो सकती है, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और कारक भी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जोतों का आकार छोटा होना, उसके कारण भी हमारी कृषि उत्पादकता में कमी आएगी। कृषि में यंत्रीकरण और मशीनीकरण का अगर अभाव होगा, उससे भी हमें कृषि कृषि उत्पादकता हमारी प्रभावित होगी। और जो वित्त की अनुचित प्रयोग हो गया, आवश्यक कृषि आदानों के अभाव के कारण, यानी कि हमारे पास अगर अच्छे से मशीनरी नहीं होगी, हमारे पास फाइनेंस नहीं होगा, या फिर हमारे पास जो खेत है उसका जो आकार है वो छोटा होगा, तो इसमें हमारी उत्पादकता क्या है, कम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा और ये सभी। बताइए। देखिए यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अपरिहार्य की बात करें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों की सुरक्षा, ये सभी ही करेक्ट है यहाँ पर। लोकतंत्र के 5 गुण धर्म होते हैं मुख्यतः, अगर आप चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए, पहला है निर्वाचित प्रतिनिधि, दूसरा है प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए निष्पक्ष चुनाव, तीसरा है नागरिक अधिकार, चौथा है विधि का शासन और पांचवा है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये 5 हमारे गुण धर्म है लोकतंत्र के, जिसके बेस पर हमारा पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी टिकी हुई है। ठीक है, अब देखिए संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, आपको ये बताना है। 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1949, या फिर 30 नवंबर 1950। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा हमारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। इस समिति के आपको अध्यक्ष पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं, तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर हम बात करें कि ये कब निर्माण इसका पूरा हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे देश को क्या हो गया था, लागू हो गया था। लेकिन यहाँ तो पूर्णतः बनकर तैयार होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, देखिए बताइए, अब तो मैंने आपको इतना बता दिया, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? सी, 26 नवंबर। ठीक है, इसको हमारा संविधान जो है पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था। और लागू कब हुआ था वो? 26 जनवरी 1950 को, जिस के बाद से हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? मूल अधिकार के एक भाग के रूप में, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा जोड़ा गया, या फिर 92 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस तरह से जोड़ा गया, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए,
अधिकार से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए टॉपिक, क्योंकि अधिकार से रिलेटेड और जो आपके दायित्व हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपको पता होने चाहिए आपके ह्यूमन राइट्स, आपकी ह्यूमन ड्यूटीज, ये सब आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी बोलते हैं इनको, फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार जो है संविधान के प्रारंभ से ही इसका अंग था। ऐसा इसलिए क्योंकि नागरिकों के लिए ये मूलभूत अधिकार था जिसके द्वारा इनके जो व्यक्तित्व का विकास होता था और इनकी गरिमा की जो अक्षुण्ण होता था वो उसको रखा जा सके, यानी कि एक तरह से इनको बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक इनको जीने का अधिकार मिले, इनको पढ़ने का अधिकार मिले, इनका शोषण ना हो, इसलिए ये सब चीजें इनको प्रोवाइड की गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ये शर्त लगाई गई कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 31 में, 38 में, 37 में या फिर 39 में? बताइए। देखिए, अनुच्छेद 37 के अंदर ये उल्लिखित किया गया था कि जो भी हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके संदर्भ में क्रियान्वयन प्रक्रिया को बताता है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हमें जो ये सारी चीजें बताई जाती हैं वो किस अनुच्छेद के अंदर बताई जाती हैं, वो बताई जाती है अनुच्छेद 37 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना या फिर कार्य राज्य द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना? बताइए। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कराना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आइए, सांख्य दर्शन के यहाँ पे प्रवर्तक पूछे गए हैं कि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, चावक या फिर जैमिनी? बताइए। देखिए, राइट आंसर है इसका कपिल, ए। अब इनके भी नोट कर लीजिए। गौतम न्याय के हैं, चावाक के हैं चावाक दर्शन, ठीक है, चावाक दर्शन। और जैमिनी हमारे किसके हैं? जैमिनी है पूर्व मीमांसा के। किसके? पूर्व मीमांसा। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के हैं कपिल, न्याय दर्शन के हैं गौतम, चावाक दर्शन के हैं चावाक और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्व खपत या फिर देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत? बताइए। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर? देखिए, सामूहिक उपभोग का हम अर्थ यहाँ पर ज्ञात करें तो वो हो जाएगा हमारा घरेलू खपत से। सामूहिक खपत का मतलब होता है जो किसी समूह द्वारा की जाती है, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति परिवार में एक समूह है उसमें निवास करते हैं लोग और उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी निर्भरता व्यक्ति के ऊपर होती है। और सामूहिक खपत से तात्पर्य घरेलू खपत से भी हम बोल सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जिसे व्यक्ति परिवार के साथ मिलकर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये घरेलू खपत कहलाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत, औषधि, चावल, दिया सलाई की डिबिया? बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, लोचदार की बात करें तो वो हो जाएगी हमारी
चावल, क्योंकि चावल हम कम मात्रा में भी खरीद सकते हैं, महँगा होगा, और अगर सस्ता होगा तो ज़्यादा मात्रा में भी खरीद सकते हैं। लेकिन विद्युत, औषधि और दिया-सलाई एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हाई प्राइस भी होगा तब भी हम उसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, और अगर लो प्राइस होगा तब भी हम उसको कम नहीं खरीदेंगे। वो जितना यूज़ होती है उतना ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर माँग लोचदार किसकी है? चावल की है, जबकि विद्युत, औषधि और दिया-सलाई की डिबिया ये बेलोचदार हैं, क्योंकि इनके प्राइस में कितना भी फ्लक्चुएशन आए, जितना हम यूज़ करते हैं उतना ही हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जबकि हम चावल की बात करें तो चावल यहाँ पर हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत महँगा हो गया तो हम ये भी हो सकता है कि हम इसको यूज़ ही करना बंद कर दें। देखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा विद्युत में और चावल में। विद्युत भी ऐसा होता है, जब महँगी होती है तो हम उसको कम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कम यूज़ की बात नहीं है, यहाँ एकदम इसकी बात है कि हम उसको बिल्कुल ही यूज़ करना बंद कर दें। देखिए, महँगी होती है अगर बिजली, तब भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कम यूज़ करते हैं लेकिन यूज़ करना बंद नहीं करते। लेकिन चावल हम यूज़ करना बंद कर सकते हैं। और अगर सस्ती होती है तब भी हम जो बिजली है या विद्युत है वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जितनी यूज़ होती है उतनी ही यूज़ करेंगे, लेकिन चावल हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पर चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बजटीय नीति या फिर व्यापार नीति? बताइए। देखिए, नकदी रिजर्व अनुपात में इसको इंग्लिश में बता देती हूँ। कैश रिजर्व रेशो हो गया, खुली बाजार हो गया, ओपन मार्केट। ये सब हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? तो ये होते हैं हमारे मौद्रिक नीति, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं। अ, ये उसी के ही एक तरह से हम टूल बोल सकते हैं। इनके टूल हैं। इनका प्रयोग कौन करता है? इनका यूज जो करता है वो है हमारा सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई, ठीक है? निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बॉन्ड? बताइए, इसमें से क्या हमारी वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? बताइए। आपको पता होगा वैकल्पिक मुद्रा क्या होती है। देखिए, हमारी मुद्रा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा कानूनी निविदा और दूसरा होता है हमारा वैकल्पिक मुद्रा। कानूनी निविदा वो होता है जो कानून द्वारा स्वीकृत है, यानी कि वो हमें लेने ही है। वैकल्पिक मुद्रा वो होती है जिसके लिए हम लीगली बाउंड नहीं है। अगर हम चाहें तो वो हम उसको स्वीकार करेंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हम नहीं चाहते कि उसमें हम पेमेंट लें तो हम उसको, जरूरी नहीं है कि हम उसको एज अ अपनी मर्जी के खिलाफ उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है? तो वैकल्पिक मुद्रा है। अब देखिए, यहाँ पर करेंसी दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं, बॉन्ड दे रखे हैं, चेक दे रखे हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चेक। चेक हमारा वैकल्पिक मुद्रा है। जरूरी नहीं है कि हम चेक में एक्सेप्ट करें, लेकिन करेंसी नोट, सिक्के, यहाँ पर एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। सिक्के के लिए भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है? नेक्स्ट है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमों में निजी निवेश से, संयुक्त उद्यमों की स्थापना से या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से? बताइए। देखिए, जो गोल्डन हैंडशेक है, पहले ये जान लीजिए, ये हमारी इसका स्टार्टिंग हुई थी 1960 के टाइम में, ब्रिटेन में हुआ था। इसका एक काम था इस योजना में कि जो भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हुए हैं उनके विकास से संबंधित था, यानी कि उनके डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे ऑप्शंस डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जो भी लोग थे उनको यहाँ पर उनके डेवलपमेंट के लिए बात की गई थी इसके अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कितना अलग है 2017 में जो पूछा गया है, ठीक है? तो कुछ आप थोड़े जो भी आपके जो जनरल अवेयरनेस है उस पर भी ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किन पंचवर्षीय, अब देखिए पंचवर्षीय योजना पूछा है, पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़िएगा। इनका टाइम पीरियड और इनका ऑब्जेक्ट क्या था, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पर फोकस करके बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी, यानी कि हमें इसमें बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें वास्तविक विकास दर उनके लक्ष्य की जो विकास दर उन्होंने, यानी कि जो भी उन्होंने टारगेट रखा था उससे कम थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी,
5वीं पंचवर्षीय या फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना? बताइए। देखिए यहाँ पे कम की बात की गई है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बी वो राइट आंसर हो जाए, चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7 का, और इन्होंने अचीव कितना किया था? मात्र 3.3%, जो कि बहुत कम है। वहीं अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था? 4.4 था, जबकि 4.8 इन्होंने अचीव किया। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5 यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया था, लेकिन 6 अचीव किया। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है 7वीं, उसकी बात करें तो 7वीं को भी इन्होंने टारगेट किया था 5.6 और अचीव किया था 6.8। ठीक है, तो यहाँ पर सब इन्होंने ज़्यादा अचीव किया, लेकिन फोर्थ में क्या था? अचीव इन्होंने टारगेट रखा था 5.7% का, लेकिन अचीव किया सिर्फ 3.3%। इसलिए कम जो था वो था हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, इन जो भी मैंने वैल्यूज आपको बताई थी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? बैंक दर, नगद प्रारक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, या फिर बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी? बताइए। देखिए यहाँ पे मात्रात्मक साख की एक कौन सी विधि नहीं है, तो वो है यहाँ पर आप खुद बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जल्दी आप आंसर करिए। देखिए यहाँ पर विधि की बात की गई है, जो भी मॉनेटरी हमारी साख होती है उसको नियंत्रण करने की, यानी कि जो मॉनेटरी एस्पेक्ट हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल करें, तो वो बैंक दर से कंट्रोल किया जा सकता है, नगद प्रारक्षित करके, वैधानिक तरलता के साथ। लेकिन बचत पर हम ब्याज दर में बढ़ोतरी करते हैं तो इससे वो कंट्रोल नहीं होगा, इससे क्या होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर विधि नहीं है, कौन सी? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, बचत खातों पे ब्याज दर में बढ़ोतरी। ठीक है, तो होप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, तरलता अधिमान क्या होता है? ऑप्शंस हैं, परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंध पत्रों प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा रखने की इच्छा, या फिर संपत्ति रखने की इच्छा? बताइए तरलता अधिमान क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, ये भी जल्दी से आंसर करिए। देखिए तरलता अधिमान का मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा कुछ लिक्विडिटी बैंक के अंदर रखी जाती है, तो वो होता है बैंक जमा रखने की इच्छा, यानी कि बैंक में कुछ जमा करने की इच्छा को हम तरलता अधिमान कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? देखिए इतना घुमा फिरा के दे दिया, सीधे सीधे ये है कि परम 10,000 किसने बनाया? एसर, आईबीएम, सीडेक, या फिर इंटेल? बताइए। देखिए 28 मार्च 1998 को सीडेक के वैज्ञानिकों ने 1 खरब की गणना करने की क्षमता वाले एक कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसको परम 10,000 कहते हैं। और इसका विकास का जो मुख्य श्रेय जाता है, आप इनके निदेशक पढ़ लीजिए, उस समय उनके निदेशक कौन थे, तो वो थे डॉक्टर विजय पी भास्कर, उनको जाता है पूरा श्रेय। और किसने किया निर्माण, तो वो किया था सीडेक ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर आपको बताना है डीटीपी को विस्तार करें, यानी कि विस्तार करें का मतलब है इनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो बताइए डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेलीटॉप पब्लिशिंग, डिस्कटॉप पब्लिशिंग, या फिर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिशिंग? बताइए। आपने बहुत बार ये सुना होगा डीटीपी। देखिए इसका जो राइट आंसर है या इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, या फिर तृतीय विश्व की शक्ति होना? बताइए गुट निरपेक्षता का क्या कार्य है या क्या मतलब है?
देखिए, गुटनिरपेक्षता की बात करें तो इसका तात्पर्य है जो भी शक्ति पुंज हैं उनमें तटस्थ लाना, यानी दो देशों के बीच में जो भी शक्ति पुंज हैं उनमें उन अलग रहने की नीति का एक उदाहरण है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हमारा बेलग्रेड में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 47, 50 या 54 में? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है 1945। भारत जो है राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों से था, और भारत वर्ष 1945 में इसका राष्ट्र संघ बना था। और इसके 2 साल बाद जबकि इसके 2 साल बाद 1947 में भारत आजाद हुआ था। यानी कि आप ऐसे याद रखिए, अपनी आजादी से 2 साल पहले इसका सदस्य बन चुका था। ठीक है, और इस या फिर ऐसे ये भी याद कर सकते हैं कि ये 45 में हुआ था और इसके 2 साल बाद हमारा देश आजाद हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 30 सितंबर? याद रखिएगा, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पूछा गया है। देखिए, शांति दिवस का पहले यहाँ पे मीनिंग समझ लीजिए। तो शांति दिवस का मतलब यहाँ पर ये है कि बिना किसी लड़ाई के शांति को बढ़ावा देना। ऐसा नहीं है कि आप शांति चाहते हो लेकिन आप लड़ रहे हो। ठीक है, बिना लड़ाई के शांति को बढ़ाना है यहाँ पर। और यानी कि किसी भी हिंसा से बचाव को बढ़ावा देता है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी है, और जो युद्ध विराम तोड़ने की स्थिति से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ये है कि शांति हमें रखनी है बिना किसी लड़ाई के, और इसको मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, या फिर विश्व व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना? बताइए। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी विश्व व्यापार हो रहा है उसको बढ़ावा देना, और जो जो भी इनमें रिस्ट्रिक्शंस यानी प्रतिबंध लगे हुए हैं उनको समाप्त करना। यानी कि उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता देना कि कोई भी देश किसी भी देश से व्यापार कर सकता है। उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। वो रिस्ट्रिक्शन किसी भी बेस पर हो सकती है, कोटा के बेसिस पर हो सकती है, और जो आपको कस्टम ड्यूटीज होती हैं उसके बेसिस पर हो सकती है, कि उनको हटाना। और ज्यादा से ज्यादा उनके बीच बहुत, हम यहाँ पर बात करें तो हेल्दी कंपटीशन हो, हेल्दी उनके साथ डीलिंग हो, ये सारी चीजें बताना, ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और दादा साहब फाल्के पुरस्कार? बताइए, खेल क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण से संबंधित पुरस्कार किसको दिया जाता है? देखिए, प्रशिक्षण के लिए दिया जा रहा है, तो प्रशिक्षण कौन देता है? टीचर यानी कि गुरु। तो ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसके अंदर धनराशि भी है, वो है 3 लाख। और द्रोणाचार्य की एक कांस्य की मूर्ति ये दी जाती है, यानी 3 लाख रुपए और द्रोणाचार्य जी की कांस्य की एक मूर्ति दी जाती है। और ये किसको दिया जाता है? जो भी गुरु टीचर है उसको दिया जाता है। और अगर किसी भी खेल में उसके शिष्य को या फिर जिसने खेला है उसको अगर पुरस्कार देने की बात आती है तो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, यानी कि शिष्य को दिया जाएगा तो अर्जुन पुरस्कार, और गुरु को दिया जाएगा तो द्रोणाचार्य। और ये दोनों ही खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च हम बात कर सकते हैं, सबसे बड़े पुरस्कार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? यानी अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल नोबेल कमेटी या फिर विश्व बैंक? किसके द्वारा ये पुरस्कार देने की शुरुआत की गई? बताइए।
देखिए अगर हम यहाँ पर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये प्रारंभ किया गया था 1930 में। वो सॉरी वो जो हमारा सेंट्रल बैंक था, स्वीडन सेंट्रल बैंक, उसके द्वारा उसकी 300वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 1966 में। ठीक है, तब से ये शुरू हुआ था। उसके बाद से ये हर वर्ष नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये स्टार्ट किया था स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय या भारत सरकार के द्वारा, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या फिर भारतीय विद्या भवन, किसके द्वारा दिया जाएगा बताइए? देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार होता है और ये ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये ज्ञानपीठ के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये भी नोट कर लीजिए, भारतीय दर्शन और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी या फिर ओडिसी? बताइए। देखिए, यहाँ पर संयुक्ता पाणिग्रही की बात करें तो ये एक ओडिसी नर्तकी थी और इनको 1975 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। इनको वर्ष 1976 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप नोट कर लीजिए। और ये क्या थी? एक ओडिसी नृत्य थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ओडिसी ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? चांदनी, बूला चौधरी, मृदुला राजीव या फिर प्रिया संभाग? बताइए। देखिए, जो 7 प्रमुख सागर जो थे उसको पार करने वाली पहली महिला की बात करें तो वो थी यहाँ पे बूला चौधरी। इन्होंने ये पूर्व राष्ट्रीय तैराकी विजेता महिला भी थी। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने विश्व के 7 सागर को पार कर किया था। इन्होंने इंग्लिश चैनल 2 बार वर्ष 1989 में और 1999 में पार किया था। ठीक है, इंग्लिश चैनल 2 बार। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बूला चौधरी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्री थ्रो का संबंध किससे है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? आपने खेला होगा ये गेम फ्री थ्रो। बताइए किससे संबंधित है? देखिए, फ्री थ्रो की बात करें तो ये हमारा बास्केटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, फ्री थ्रो हो गया, एक प्रतिबंध क्षेत्र होता है जिस कोर्ट में फ्री थ्रो और कॉल शॉट पॉइंट एक इस तरह के माध्यम होते हैं। मतलब एक खेलने की तरीका होता है। इसमें अपील विरोधी टीम के द्वारा की जाती है अगर फ्री थ्रो खेलते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जिम कार्वन, वाल्मीकि थापर, सैयद माउंटे गोमरी या फिर अतुल सेठी? देखिए, स्पेल ऑन द टाइगर की बात करें तो ये पुस्तक लिखी थी सैयद माउंट गोमरी ने। ठीक है, आप हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी, क्योंकि बुक्स एग्जाम में आपके बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। तो ये थे 43 क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।